नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बरेली हिंसा का मामला, सपा का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा बरेली। 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने की तैयारी में है। बरेली में अलर्ट मोड पर प्रशासन, भारी पुलिस बल तैनात। समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने की तैयारी में है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। हालांकि बरेली प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस स्थिति में सपा नेताओं को उनके घरों या रास्ते में रोकने की संभावना जताई जा रही है। सपा का यह प्रतिनिधिमंडल बरेली में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से सामाजिक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का जायजा लेने के लिए जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सपा नेताओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनना है। माता प्रसाद पांडे ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से बरेली जाकर जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने प्रशासन के रुख को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा, जनप्रतिनिधियों को रोकना संविधान के खिलाफ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, बरेली हिंसा के मामले में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाएगा, इसका क्या मकसद है? जी, आपको बता दें, जिस तरह से 26 तारीख को बरेली में बवाल हुआ था, उस बवाल के बाद में पथराव हुआ था। जिस पथराव के बाद में जिस तरह से बरेली में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी, उसके बाद में जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया है, उसके बाद जिस तरह से अब राजनीति रोटियां सेकने के लिए अब लोग तरह तरह कदम उठा रहे हैं, उसी को देखते हुए अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा एक सपा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है और प्रतिनिधिमंडल वो बरेली पहुंचेगा। बरेली में आके जो भी मुस्लिम परिवार है, जिनके लोग गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनसे वो मुलाकात करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग पीड़ित लोग हैं, हम लोग उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे, बात करेंगे और इस पूरी मामले का उजागर करेंगे कि शासन प्रशासन के खिलाफ किस तरह से गलत फहमियां फैलाई गई और किस तरह से उनका विरोध किया जाए। जी, पुलिस प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? पुलिस प्रशासन की बात की जाए, फिलहाल पुलिस प्रशासन ने बरेली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है और फिलहाल अभी बरेली पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है और लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा गश्त जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक गुप्ता यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तोहफा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह महिलाओं के खाते में डालेंगे पैसे। महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, खाते में ट्रांसफर करेंगे 606.94 करोड़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत रायपुर पहुंचे। अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में शामिल होंगे। शाह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखान साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, राजेश अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह आज माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त की राशि का लाभ प्रदेश की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 से की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकें बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। तमाम जानकारी के साथ पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। साय सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, बड़ी सौगात आज 20वीं किस्त के रूप में महिलाओं को मिलने वाली है। 50% से ज्यादा की महिला है छत्तीसगढ़ में, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। इसी तारतम्य में ये 20वीं किस्त है, 2024 से चालू हुई है। तो वो 20वीं किस्त आज ये देने वाले हैं। अमित शाह जी के हाथों से होगा इसका लोकार्पण और इसको दिया जाएगा पैसा। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री, और 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन है नक्सलियों को मारने के लिए, उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि बस्तर एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी बहुल एरिया है। यहाँ की महिलाएं शिक्षित भी नहीं थी, उनके लिए भी शिक्षा, रोजगार, इस प्रकार की जो कार्य है उनको क्रियान्वित करने के लिए बड़ा कदम शायद सरकार इस बार उठाने वाली है। जी, इस योजना से महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, महिलाओं में उत्साह तो है, क्योंकि 1000 की किस्त तो लगातार मिल ही रही है। तो महिलाएं कम से कम ये है कि महिलाओं का ये कहना है कि हमें एक बंधा हुआ राशि प्रति माह मिलता है जो शायद सरकार दे रही है, और उससे हमारी जो रोजमर्रा की जो जीवनचर्या के लिए जो पैसा मुहैया कराने की बात थी, वो कम से कम इन्हें 1000 रुपए से हो जाता है। तो वो तो खुश है ही। जी, बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, आर्म्स डीलर संजय भंडारी का मामला। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में संजय की सारी संपत्ति जब्त करने की मांग हुई थी। आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्ति को जब्त करने की ईडी की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा कि संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इन संपत्तियों पर किसी ने मालिकाना हक और न ही कंपनी के जरिए किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है। आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्ति को जब्त करने की ईडी की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा कि संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इन संपत्तियों पर किसी ने मालिकाना हक और न ही कंपनी के जरिए किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, 5 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी को आपराधिक रूप से आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया था, और इसके लिए याचिका ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, और ये कहा गया था कि इसको भगोड़ा घोषित किया जाए, क्योंकि इसका जो मामले में की जो सुनवाई है उस सुनवाई के लिए पेश नहीं हो रहा है, और जब इसके ऊपर मामला चलने लगा तो वो ब्रिटेन जाके बच गया था। और 100 करोड़ की धोखाधड़ी के इस मामले में जो था, जिसमें इसको भगोड़ा घोषित किया गया था, उसके बाद जब 5 जुलाई को यह आदेश पारित हो जाता है, इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और ये कहा कि चूंकि इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और जो इसकी संपत्ति है, क्योंकि 100 करोड़ का फ्रॉड का मामला है जिसमें इसको भगोड़ा घोषित किया गया है, और जो ईडी की कार्रवाई है वो आगे बढ़नी चाहिए, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जब्त की जानी चाहिए, और वो भी इस कंडीशन में कि जब्त इस वजह से की जा सकती है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर बाई कंपनी के द्वारा। तो जो भी उसकी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस आधार पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा और तय करेगा कि जो ईडी की तरफ से दलील दी गई, जिसमें कहा गया है कि जो फ्रॉड के पैसे हैं उसकी वसूली करने के लिए संजय भंडारी की जो प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर कोई क्लेमेंट नहीं आ रहे हैं उनको हम जब्त कर सकते हैं। इस पर सुनवाई होगी और राउज एवेन्यू कोर्ट ये तय करेगा कि क्या संजय भंडारी के जो फ्रॉड का पैसा है वसूली के लिए ईडी की तरफ से ये मामला अर्जी दाखिल की गई है कि उसकी संपत्तियां हैं उनको जब्त किया जा सकता है, जिन पर कोई क्लेमेंट नहीं है उन पर सुनवाई के बाद अपना फैसला देगा। जी बहुत शुक्रिया विवेक सिंह ये जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में 150 यूनिट तक उपभोग वालों को राहत, 50 यूनिट तक दरें घटी। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन
RERC ने प्रदेशवासियों के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी किया है। नए नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो कम से मध्यम स्तर तक बिजली का उपभोग करते हैं। वहीं कुछ कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए गए हैं। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर पहले जैसा ही चार्ज लगेगा, यानी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। 50 यूनिट तक उपभोग पर बिजली दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी। 50 से ज़्यादा लेकिन 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए राहत है। इस कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज को 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिजली दर भी 6.50 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपये कर दी गई है। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम परिवारों को मिलेगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रदेशवासियों के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी किया है। नए नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो कम से मध्यम स्तर तक बिजली का उपभोग करते हैं। वहीं कुछ कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए गए हैं। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर पहले जैसा ही चार्ज लगेगा, यानी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। पचास यूनिट तक उपभोग पर बिजली दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी। 50 से ज़्यादा लेकिन 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए राहत है। इस कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज को 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिजली दर भी 6.50 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपये कर दी गई है। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम परिवारों को मिलेगा। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रदेशवासियों के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी किया है। नए नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो कम से मध्यम स्तर तक बिजली का उपभोग करते हैं। वहीं कुछ कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए गए हैं। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर पहले जैसा ही चार्ज लगेगा, यानी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। 50 यूनिट तक उपभोग पर बिजली दर 4.75 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। और अगली खबर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश कफ सिरप कांड, 11 बच्चों की मौत से हड़कंप। एमपी सरकार जांच में उलझी, राजस्थान के मंत्री ने माताओं को दोषी बताया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दोनों राज्यों में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश में खांसी के सिरप की हिस्ट्री मिली है। जांच जारी है, पर दोनों राज्यों की सरकारों पर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की जांच हो रही है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। इधर राजस्थान सरकार का बयान तो हैरान करने वाला है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस हादसे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, मां ही दोषी है। आइए पहले सिलसिलेवार मामले को समझते हैं। क्या है मामला? बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और राजस्थान के सीकर भरतपुर में बच्चों की मौतों ने हड़कंप मचाया है। किडनी फेल होने से मासूमों की मौत हो रही है। एमपी में 20 दिनों में अब तक 9 बच्चों की, तो राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बच्चों को पहले बुखार और जुकाम हुआ, फिर किडनी में इन्फेक्शन। निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के बाद भी हालत बिगड़ती गई। नागपुर में इलाज कराया लेकिन बच्चों की जान नहीं बची। सभी की मौत का कारण एक ही है, उनकी किडनी का फेल हो जाना। मामले में इलाकों में कई तरह की जांचें की गईं, पर सब सामान्य रहा। आरंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कप सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौत हुई है। संबंधित कप सिरप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले में आगे जांच जारी है। राजस्थान में भी RMSCL ने संबंधित दवा के वितरण एवं उपयोग पर रोक लगा दी थी और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है।
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया छिंदवाड़ा से, अब ये राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में जब 9 बच्चों की मौत हुई और जब उसका पता चला, जांच में आया कि ये सायरप के कारण, जो कोल्ड सायरप है उसके कारण ये मौत हुई है। कोल्ड सायरप के पिलाने के बाद जब बच्चों को, ये एक ही मामला निकल के आया कि जब बच्चों की मौत हुई है, उन मासूमों की, उनका जो कारण था वो किडनी फेल होने के कारण उनकी मौत हुई है। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जब ये मामला प्रकाश में आया तो सरकार ने इसमें संज्ञान लिया और सरकार का कहना है कि अभी जांच चल रही है। वहीं विपक्ष भी इस पर अब हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस तरीके के जो मामले हैं उसमें विलंब क्यों कर रही है और जांच करके दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस सायरप पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और मामला अभी जांच में है। जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि जिन परिवारों के बच्चे मरे हैं उन परिवार की ही मंत्री जी गलती गिना रहे हैं, माताओं को दोषी करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल सरकार के तरफ से कोई भी कहना चाहिए जो राशि दी जाती है, सहायता राशि, उसका भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। और फिलहाल ये जो मामला है, एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने की कोशिश की जा रही है, जबकि बहुत गंभीर मामला है। मासूम की जान से खिलवाड़ का मामला है, इस पे गंभीर जांच होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष सिंह यह जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दोनों राज्यों में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश में खांसी के सिरप की हिस्ट्री मिली है। जांच जारी है, पर दोनों राज्यों की सरकारों पर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की जांच हो रही है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन राजस्थान सरकार का बयान तो हैरान करने वाला है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस हादसे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, मां ही दोषी है। निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ती गई। नागपुर में इलाज कराया गया लेकिन बच्चों की जान नहीं बची। सभी में मौत का कारण एक ही है, उनकी किडनी का फेल हो जाना। मामले में इलाकों में कई तरह की जांचें की गई, पर सब सामान्य रहा। आरंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कप सिरप से और अगली बड़ी खबर, घाटी में बर्फबारी से सर्दियों का आगाज हो गया है। बता दें, कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे घाटी में सर्दियों की आहट शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग स्थित अफरवात और दक्षिण कश्मीर के सिंथन टॉप में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा श्रीनगर शहर समेत घाटी के कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित करेगा। इसका अधिक प्रभाव 5 अक्टूबर की रात से 7 अक्टूबर की सुबह के बीच रहने की संभावना है। अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन पास से शोपिया पीर की गली, सोनमर्ग, जोजिला, बांदीपोरा, रजदान पास, गुलमर्ग और कुपवाड़ा साधना पास में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तमाम जानकारी के साथ शेख दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे बर्फबारी से सैलानियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सपना, आपको मैं बताना चलूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कई दिनों से सर्दी का जो सिलसिला है वो लगातार है और मौसम विभाग ने आज एक बार फिर एडवाइजरी दी है कि 5 से 7 तारीख तक जबरदस्त बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो जाएगी, जिसमें जो पहाड़ी इलाका है। और आपको मैं बताता चलूं कि कल गुलमर्ग जो एक मशहूर सियासी मुकाम है, वहाँ के अपर में 2 से 3 इंच बर्फ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ बांडीपोरा के जो ग्रेज इलाका है वहाँ पे भी हल्की
बरसती बारिश देखने को मिल रही है। तो आज शाम से फिर एक बार एडवाइजरी दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी लोगों से एहतियात बरतने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से एडवाइजरी आई है कि जबरदस्त तेज बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शेख दाऊद ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।